नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के सॉल्यूशन ऑफ पेपर जो 2016 में आपका पेपर हुआ जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का। और उसमें जो मेरा वाला पोर्शन है बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उर्फ बिजनेस मेथड सब्जेक्ट, उसका सॉल्यूशन में लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। एक बार के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, हो सकता है आपको लगे कि यार ये हमको सारे सवालों के आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। गाइज आपने अभी तैयारी करी ही नहीं है, अभी आप उस रास्ते पे चले ही नहीं हो, तो आपको कैसे उसके बोर्ड और उसके खतरनाक गुम पता चल पाएंगे। सो डोंट माइंड, अगर इसको आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, भारी भरकम सवाल है, तो टेंशन ना लीजिए। जब हम कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे तो हमारे लिए सब बड़ा आसान होगा। आप देखिए इनमें से आपको मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला है 18 सवाल आप खड़ा कर निकाल दोगे। 18 से 20 सवाल आराम से। मैं नहीं कह रहा हूँ 25 में से 25, क्योंकि मैंने बताया कुछ सवाल तो नए आते ही हैं। अभी मैं एग्जाम्पल देते हुए बताऊंगा कौन कौन से सवाल कैसे कैसे इसने घुमाए। चलिए शुरू कर लेते हैं। बीओ के सवाल जो सेगमेंट है वो 26 से लेकर के 50, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मेथड सब्जेक्ट के सवाल 26 से लेकर के 50 तक के थे, बोथ मीडियम में हैं। गाइस हमेशा ध्यान रखिए, अगर जब कभी भी डिस्प्यूट होता है क्वेश्चन की मीनिंग को लेकर के, तो इंग्लिश और हिंदी में से हमेशा हिंदी को सेकंड ऑप्शन दिया जाता है और इंग्लिश के जो आंसर्स हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। चलिए मैं आपको बता रहा था आपको कि किस तरीके से जो है आप इसमें इस तरह समझ सकते हैं कि पहला सवाल क्या है, ऐसा विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए निर्देशित होता है उसे क्या कहते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन में ही डिसाइडेड है, इसमें ही इननेट है। क्या इननेट है? इसने कहा कि वह बिजनेस जो B2B चलता है, इसको इसने यहां पे दिया है बिजनेस टू बिजनेस। आंसर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना था। मतलब ये विज्ञापन उपभोक्ता के लिए नहीं है, ये विज्ञापन डिस्प्ले वाला नहीं है, ये विज्ञापन व्यापारिक विज्ञापन, ये खुदरा विज्ञापन जो है ये नहीं है। तो फिर कौन सा विज्ञापन हुआ गाइज? ये हुआ व्यापारिक विज्ञापन। क्यों? इसका बेसिक जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? वो ऑब्जेक्ट था बिजनेस, B2B है ना, तो इसलिए इसका जो ऑब्जेक्ट था वो बिजनेस था। तो बिजनेस ऑब्जेक्ट होने के कारण से ये व्यापारिक विज्ञापन कहलाता है। बोलो समझ आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? वापस समझिए, रिटेल एडवर्टीजमेंट एक अलग चीज है और ट्रेड एडवर्टीजमेंट, क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड चल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या किया गया? व्यापारिक विज्ञापन। आ रही बात समझ में? व्यापारिक शब्द व्यवसाय टू व्यवसाय चल रहा है, इसलिए व्यापारिक शब्द इसने यहां दिया था, इसलिए ट्रेड इसका इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से राइट आंसर क्या हुआ? व्यापारिक विज्ञापन है। चलिए, तो ये आपका पहला सवाल था। गाइज ये जो सवाल आया वो एडवर्टीजमेंट में से सवाल आया। देखिए एक टॉपिक है आपका एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट टॉपिक में से ये एक सवाल उन्होंने अपने को यहाँ पर दिया है, तो आपको पहला सवाल आपको समझ में आ गया। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर जब हम फोकस करते हैं तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा देखो आगे जाके जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वे विज्ञापन जो उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करें वो उपभोक्ता विज्ञापन है। जैसे मान लीजिए गंजे की खोपड़ी नवरत्न से चोपड़ी। अरे यार, तो दुकानदार थोड़ी ना गंजा है, गंजा तो कौन है? ग्राहक गंजा है, उसको अपनी खोपड़ी पे बाल उगाने। दैट्स वाई वो उपभोक्ता को अट्रैक्ट करने वाला एक विज्ञापन है। आ रही बात समझ में? डिस्प्ले विज्ञापन क्या होते हैं बच्चे? जब आप कहीं पर सड़क पे से गुजर रहे होते हैं तो बहुत सारी स्टैंडीज, बहुत सारे डमीज, बहुत सारे विंडो डिस्प्ले लगे होते हैं, वो सारे प्रदर्शन विज्ञापन होते हैं। तो इस पर फर्दर आगे चर्चा करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। जब हम टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। खुदरा विज्ञापन कोई इस तरह का विज्ञापन होता नहीं है, पर फिर भी ये मान के चलिए कि जो रिटेलर्स लोग विज्ञापन करते हैं अपनी तरफ से वो सारे खुदरा विज्ञापन कहलाते हैं। तो खैर ठीक है, फिलहाल अपन इसको आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित राज्य आयोग कितने मूल्य तक की वस्तुओं और सेवाओं को मुआवजे के लिए शिकायतों को स्वीकार कर सकता है? तो देखो बच्चों, 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का कर सकता है। सुनो बच्चों, ये जो सवाल है मेरी बुक में एज इट इज दिया हुआ था, बिजनेस मैथड गुरु के नाम से जो बुक आ रखी है उस, या यूं मान करके चलिए एक हमने रिद्धि सिद्धि प्रकाशन के नाम से एक बुक चलाया था, उस बुक में इसका हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। तो हमारे मैं जैसे ये एज इट इज सवाल उठ करके आया बुक में से, क्या कि जो राज्य आयोग है, जो राज्य आयोग है, अगर इसको यहाँ इसने देखे क्या कहता है, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन जो है उसका क्या लिमिट है? तो 20 लाख से 1 करोड़। गाइज याद रखिएगा यहाँ 3 तरह की बात है, एक तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म है, एक स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म था और एक सेंट्रल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म है।
पहले की बात कर रहा हूं, ये सब कम 1986 वाले एक्ट की बात है बेटा, सीपीए 1986। तो क्या है कि 20 लाख तक का जो मामला है वो डिस्ट्रिक्ट संभालता था, 20 लाख से 1 करोड़ तक का मामला कौन संभालता था, स्टेट, और 1 करोड़ प्लस के जो मामले हैं वो कहाँ आते थे, वो आते थे सेंट्रल में। ये इसका पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। और जैसे मैं आपको सीपीए पढ़ाता था उस समय, तो इन सबको एक फ्लो चार्ट बना करके तीनों की लिमिट समझाता था। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, 4 नंबर बिल्कुल फ्री के थे, बस आपको क्या 3 नंबर बिल्कुल फ्री के थे, आपको बस थोड़ा ध्यान से इसको समझना था। तो चलिए ठीक है, इसमें कोई खास टेक्नोलॉजिकल वाला कोई ऐसा इशू है नहीं। फर्दर और आगे बढ़ते हैं तो क्या, एक प्रभावी भर्ती और चयन की प्रक्रिया हमेशा क्या सुनिश्चित करती है। देखो बच्चे, ये क्या हुआ, ये बेसिकली क्वेश्चन आया आपका एचआरएम से। मतलब देखो, एक टॉपिक है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। गाइज, ये टॉपिक का नाम क्या है, एचआरएम टॉपिक का नाम है, ठीक है जी। और एचआरएम जो टॉपिक है, उस टॉपिक में से सवाल बोला गया है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस टॉपिक में से सवाल आया है, ठीक है। एचआरएम टॉपिक जो है इस टॉपिक में से आया, भर्ती चयन प्रशिक्षण इनके बारे में बात करता है। तो इफ एनी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस अगर इफेक्टिव हो तो क्या देखेगा कि कम से कम पैसे पर अच्छे से अच्छा कैपेसिटी वाला व्यक्ति आना चाहिए। यार यही तो सारी दुनिया प्रयास कर रही है, कम से कम पैसे ले, बढ़िया से बढ़िया काम करे, यही एचआरएम है और कुछ भी नहीं है बेटा। मतलब देखो क्या कहना चाहता है कि वो क्या चाहता है, डिलीवरिंग हाईएस्ट कैलिबर, अच्छे से अच्छा कैलिबर हो, है ना, इंडिविजुअल्स का। ऑप्टिमम कोस्ट का मतलब कॉस्ट कम चाहिए। अच्छा, अब देखो एक बात ध्यान रखना बच्चे, ये सारे ही सही है इसके आंसर है। एचआरएम का ऑब्जेक्ट ये सारे ही हैं, वास्तव में देखा जाए तो सारे राइट आंसर, इनमें एक भी गलत नहीं है। उच्च श्रम आवर्त में कमी, ऑफसेटिंग हाई लेबर टर्नओवर। आप सुनो, एचआरएम का उद्देश्य ये भी होता है बेटा, क्या होता है कि लेबर आना जाना नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, एक बार आ गया उधर ही काम करते रहे, बार बार नौकरी छोड़ के भागे नहीं, ऐसा होता है उसका ऑब्जेक्ट। नो प्रॉब्लम। बीमारी और अभाव की स्थिति में अधिशेष की व्यवस्था करना, मान लो एक आध जना बीमार हो जाए, या मान लो कोई किसी की कमी हो जाए, कोई नहीं आ रहा किसी कारण से, ब्याह शादी हो जाए, तो आपके पास में सरप्लस भी हो सकता है कि आप उसको खपाएं, इसकी व्यवस्था करना भी एचआरएम का उद्देश्य है। और संगठन में नया रक्त तो है ही यार, हमेशा न्यू ब्लड को लेते रहते हैं, पुरानों को रिटायर करते रहते हैं ताकि संगठन जवान बना रहे। सारे ही इसके ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ना वो ये वाला है। इसमें सब आ गए बेटा, सुनो, अनुकूलतम लागत पर उच्चतम क्षमता के व्यक्ति उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें सब आ गए अपने आप ही। तो सबसे मेजर ऑब्जेक्ट ये हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या किया था उन्होंने, 28 का राइट आंसर जो हमको उन्होंने दिया था वो दिया था 28 का राइट आंसर हमारे पास में उन्होंने बी आंसर दिया था। तो बी आंसर के साथ आपको ये क्लियर हो गया। बोलो क्लियर है सारी बातें। अब देखो क्या कहता है, नेक्स्ट जो सवाल आया आपके पास में, वो क्या सवाल आ रखा है, वो सवाल आ रखा है समन्वय के। अच्छा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और हमने हमारी बुक में इसको इन्वॉल्व किया था, ठीक है ना। हमने उसको ये वाला, हमारे ऑप्शन अलग थे लेकिन ये वाला ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। समन्वय में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। जिस बच्चे ने भी बड़ा शुरुआत से हमको पढ़ा और एज इट इज जो है हमारी बुक को देखा, उसमें उसको साफ साफ पता चल गया कि ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैरी पार्कर फॉलेट के हैं बच्चे। मतलब देखो चारों प्रिंसिपल जो है ना वो मैरी पार्कर फॉलेट के हैं, तो इसमें कुछ खास टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं थी। 4 सिद्धांत थे, 4 सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत था, पहला सिद्धांत था कि कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द फर्स्ट मूवमेंट, कंटिन्यूटी, डायरेक्ट रिलेशन और म्यूचुअल डिपेंडेंस। और ये सारे सिद्धांत है किसके, मैरी पार्कर फॉलेट के 4 सिद्धांत हैं। चारों सिद्धांतों को आप कर सकते हैं। देखो बच्चे, हालांकि अभी इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं उलझना है, पर फिर भी एक बात बताता हूं, जब हम फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं कि हेनरी फोयल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है ना। प्रिंसिपल के जो मैनेजमेंट के पहला 14 प्रिंसिपल है वो हेनरी फ्योल के हैं, और एफ.डब्ल्यू. जो परंपरागत प्रिंसिपल है वो हेनरी फ्योल के हैं, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है। विलियम आउची ने कुछ दिया है पर यहाँ उसका अभी हम उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके संदर्भित नहीं है।
तो बेसिकली 3 विद्वानों का इसमें नाम था और मैरी पार्कर फॉलेट इसका राइट आंसर था। तो चलिए और आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, आपको फिर सवाल दिया विभागीय अध्यक्ष, एज इट इज पूछा गया सवाल बुक से, बिना किसी चेंज के, इवन वर्ड भी इसमें नहीं बदला गया। क्या कहता है जरा समझिए, विभागीय अध्यक्षों, पर्यवेक्षकों, सह कामगारों के मध्य समन्वय को जाना जाता है क्षैतिज समन्वय। गाइस देखो 2 तरह के समन्वय की बात युवराज शर्मा जी आपको समझाएंगे जब आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे। तो क्या कहता है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये तो होता है लंबवत समन्वय। तो जैसे मान लीजिए क्या है कि बॉस है और उसके बाद में, या अपन ऐसा कह सकते हैं इसको अपन एक बार के लिए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके बाद में डिपार्टमेंट हेड्स, और डिपार्टमेंट हेड्स के बाद में मान लीजिए एक आ जाता है जिसको अपन कई बार क्या कहते हैं, जैसे जो भी आदमी लोगों को कंट्रोल करता है ना, फोरमैन कहलाता है। तो उसके बाद फॉरमैन आ जाता है और फिर उसके बाद में सबसे नीचे लेबर आ जाता है। तो अब लेबर का फॉरमैन से, फॉरमैन का डिपार्टमेंट हेड से, डिपार्टमेंट हेड का सीईओ से, आपस में इस तरह का जो समन्वय है ना, वो समन्वय तो क्या होता है, वो समन्वय तो कहलाता है लंबवत समन्वय। लेकिन जैसे मान लीजिए एक बॉस है और उस बॉस के नीचे 4 डिपार्टमेंट है, समझिए एक सेकंड के लिए। जैसे मान लीजिए ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जैसे मान लीजिए ये श्रीमान एक व्यक्ति हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब क्या हुआ, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कर रखे हैं उसने। जैसे कौन कौन सा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एक R&D हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब ये सब सह कामगार हैं, कलीग्स हैं, पैरेलल हैं, विभागों के अध्यक्ष हैं, ये सुपरवाइजर्स हैं। तो इनके बीच आपस का जो समन्वय है ना, वो समन्वय क्या कहलाएगा बोलो, वो समन्वय कहलाता है क्षैतिज समन्वय। गॉट इट और नॉट गॉट इट? तो बड़ा आसान है यार, कोई मुश्किल था ही नहीं, आसान सवाल था। तो क्लियर हो गया आपका ना, इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्षैतिज समन्वय, जिसको अपन क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन एक प्रभावशाली संवहन शक्ति है। देखो फिर वापस से बुक से ऐसे क्या ऐसे आया हुआ सवाल, क्या कहते हैं, विज्ञापन एक प्रभावशाली संवहन शक्ति है। और ये किसका भाग है गाइस? जब मैं एडवर्टाइजमेंट पढ़ाता हूं ना तो पहले ऊपर लिख देता हूं पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स मतलब क्या है, बेसिकली ये किसका पार्ट है? तो कहता है प्रमोशन मिक्स का पार्ट है गाइस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो संवर्धन है, संवर्धन को मतलब क्या है, संवर्धन को प्रमोशन मिक्स कहते हैं। और प्रमोशन मिक्स का पार्ट किसको माना गया? एडवर्टीजमेंट को प्रमोशन मिक्स का पार्ट माना गया। ठीक है, प्रमोशन में कई अलग अलग चीजें होती है। जैसे अगर अपन बात करें तो प्रमोशन में न केवल विज्ञापन होता है बल्कि इसके अंदर एक और चीज होती है, प्रचार। प्रचार भी इसी का पार्ट है, प्रमोशन का ही एक पार्ट है प्रचार, है ना। तो प्रमोशन एक वाइडर टर्म है। तो गाइज पहला सवाल एज इट इज जो है संवर्धन मिक्स, इसका राइट आंसर है। और राइट आंसर होने के कारण से इसको बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। जब अपन इसको पढ़ते हैं, जब हम आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ाएंगे तो सबसे पहली लाइन ही यही होगी। याद करो बच्चों, दिल खुश हो जाता है बच्चों का जब ऐसे सवाल उनको मिलते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड। और देखो मैंने इसमें कुछ नहीं करा यार, कंटेंट ही यही है, जो ऑथेंटिक कंटेंट है वो मैं आपको देता हूं, बस उसी कंटेंट में से सवाल बनने हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आया था, बुक में ऐसे कैसे लिखा हुआ है और उसको तुरंत आप टिक कर करके और अपना पूरे 3 अंक कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं। अब बच्चा देखो कंफ्यूज होगा, प्रमोशन कंट्रोल, प्रमोशन ग्रुप, प्रमोशन चैनल। अरे भाई प्रमोशन, ये सारे वर्ड में प्रमोशन तो कॉमन ले लिया इसने, लेकिन बेसिकली उसका नाम क्या है, प्रमोशन मिक्स। बच्चे आगे जाकर के मार्केटिंग मिक्स और आएगा, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब हम फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स वालों को पढ़ाते हैं तो वहां पर मार्केटिंग मिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना, 4P की बात करते हैं। पर अभी ये सब अपने काम में नहीं आएगा, है ना। अभी फिलहाल इतना मान के चलिए प्रमोशन मिक्स का पार्ट है ये। अच्छा जी, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। आगे जैसे मैंने प्रोसीड किया तो आपके पास एक सवाल आया, अनुचित व्यापारिक परंपराओं जैसे अप्रमाणिक उत्पाद, कपटपूर्ण कीमत निर्धारण आदि को दूर करने के लिए कौन सा प्रयास है? बड़ा आसान सा सवाल है, क्या है? अरे भाई कंज्यूमर है, आप देखो किसको बेनिफिट कर रहे हो। हालांकि कई बच्चा इसमें ना प्रोटेक्शन के अंदर जाने की कोशिश करेगा, माना उसको प्रोटेक्शन अच्छा लगेगा, लेकिन ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अटेम्प्ट टू एलिमिनेट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस।
यार जैसे ही वो क्या कहेगा, एलिमिनेट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात कर रहा है, या क्या कहता है कि भाई कोई भी जो है ऑल्टरेशन और डिसेप्टिव प्राइस वगैरह नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये बेसिकली किसको प्रमोट कर रहा है, ये कंज्यूमरिज्म को ही को तो प्रोटेक्ट कर रहा है। बेसिकली ये उपभोक्तावाद ही तो है कि उपभोक्ता बाजार का राजा है, इसीलिए इसके आधार पर इसका राइट आंसर ये है। बच्चों को बहुत ज्यादा क्या लगेगा इसमें, बच्चा देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, वो एक में और दो में कंफ्यूज है बस खाली, कि वो प्रोटेक्शन करे या फिर कंज्यूमर करे। बच्चे एक बात बताना यार, अगर इसमें मैं संरक्षणवाद दे दूं तो संरक्षण किसका, ये क्लियर हो रहा है क्या? कभी क्लियर नहीं हो रहा। अगर मैं इसका आंसर उपभोक्तावाद देता हूं तो उपभोक्ता का करना क्या है, संरक्षण करना है। राइट आंसर में अगर एक और दो दोनों होता तो हम क्या चुनते, एक और दो, लेकिन अगर हमको इनमें से एक चुनना है ना तो फिर वाइडर आंसर हम हमेशा चुनेंगे। वाइडर आंसर क्या हुआ, कंज्यूमरिज्म, माने के उपभोक्तावाद। चलिए और आगे बढ़ सकते हैं, क्या कहता है देखो, हमारे परिसर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगंतुक ग्राहक होता है, ये किसने कहा? मेरे बच्चों ये एक ऐसा सवाल है जो आपने, अगर आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, अगर आप थोड़े से सावचेत रहते हैं तब तो आपको इसका आंसर आएगा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं आएगा। कारण क्या है कि जिसी सिंपल जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है, बीएम से इसका डायरेक्ट लेना देना है नहीं। हालांकि ये देखो महात्मा गांधी के द्वारा कहा हुआ कथन है, और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा बच्चों कि जिस समय ये पेपर आया उस समय मुझे भी नहीं पता था कि महात्मा गांधी ने ये भी कभी कहा है। यार महात्मा गांधी साले सत्य अहिंसा सत्य परिग्रह की बातें करते हैं, और कहाँ से ये सब आ गया आई डोंट नो, लेकिन फिर भी ठीक है, पेपर में आंसर आया और इसका हमने इसको चेक किया तो ठीक है ये आ गया। फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है, अच्छा ये किसी बुक में होगा, कहीं ना कहीं होगा, बट बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज उस समय मेरे को नहीं थी जब ये पेपर हुआ था। चलिए इसके बाद फिर क्या कहता है, नेक्स्ट आता है, फिर से देखो सीपीए से काफी सवाल उठाए यार इसने अब की बार। हालांकि जरूरी नहीं है सीपीए से हर बार इतने सवाल उठाए, मतलब सीपीए का जो बेसिक टेन्योर है ना, मैंने बताया था 2 सवालों का है, लेकिन 3 सवाल तो हमको यहीं दिखाई दे गए यार। जैसे देखो सीपीए का एक सवाल तो पहले पूछा था उसने लिमिटेशन वाला, सीपीए का दूसरा सवाल उसने वो पूछ लिया उपभोक्तावाद वाला, तीसरा सवाल गांधी जी वाला पूछ लिया, गांधी जी भी बेसिकली है तो उपभोक्ता ही वाला, और ये चौथा सवाल आ गया। चौथा सवाल क्या कहता है, देखो इतने सवाल नहीं पूछता है, उस टॉपिक की विड्थ उतनी ज्यादा नहीं है। आर्य भाषण में 2 से 3 मैक्सिमम 3 4 सवाल का विड्थ वाला टॉपिक था ही नहीं ये, है ना। पर ठीक है यार, आरपीएससी की मर्जी है कि वो किस टॉपिक से कितने सवाल उठाता है। अब देखो 1962 में उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या किसने करी? यार ये भी एक ऐसा सवाल था जो जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ था, ये भी किसी बीएम की बुक में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था। इसका राइट आंसर है जॉन एफ कैनेडी, इसका ये राइट आंसर है। और ये वही जनरल नॉलेज जिसको था उसने कर दिया, जिसको नहीं था वो नहीं था। मैं फिर से अपने आप को कहूंगा कि भैया जॉन एफ कैनेडी मैंने बच्चों को उस समय तक नहीं बताया था। हालांकि एग्जाम होने के बाद फिर जो बैचेज बने, जब आंसर की आया तो हम उसके बाद में इसको अपने नोट्स में हमने इन्वॉल्व किया, लेकिन उस समय तक हमारे पास में इसका आंसर नहीं था, इसको हमें भी सर्च करना पड़ा। निम्नलिखित में से, अब ये फिर वापस से वो सवाल आ गए जो आसान आसान थे और हमारी बुक में एज इट इज दिए हुए थे। देखिए जैसे एक सवाल पूछा उसने, क्या सवाल पूछा, अनुशासन जैसे टॉपिक से सवाल आना चाहिए था एक ही, इतनी ही विड्थ है, लेकिन 2 सवाल दे रखा है। देखो साफ साफ अनुशासन वाला जो टॉपिक है उससे 2 सवाल दे दिए इसने। कौन कौन सा दे दिया बच्चे? निम्न में से सही कथन का चुनाव करिए। अनुशासन वह होता है जिससे नेतागण बनाते हैं, बिल्कुल गलत जवाब। अनुशासन प्रक्रियाओं में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुकरण नहीं होना चाहिए, गलत जवाब। कुछ सीमा तक अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार अभिप्रेरण के स्थानापन्न होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। सुनो बच्चे क्या कह रहा है, सुनना, बड़ा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसको फोकस कर लें। क्या कहना चाहता है कि बताओ अनुशासन वह होता है जिसमें नेतागण बनाते हैं। यार कितनी गलत बात है ये, नेतागण अरे भाई नेतागण थोड़ी ना अनुशासन बनाते हैं। आप अनुशासन के सिद्धांत तो सार्वभौमिक होते हैं यार, सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ये वो थोड़ी ना है कि क्या नाम से मेरा वचन है मेरा शासन, ये कोई शिवगामी वाला मामला थोड़ी कि नेताजी ने जो कह दिया वो सब चलेगा ना। इसके लिए बाकायदा एक सिद्धांत होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। कुछ सीमा तक अनुशासन प्रक्रियाओं में प्राकृतिक न्याय का अनुकरण नहीं होना चाहिए। ले हटावे इसकी, अरे यार प्राकृतिक न्याय नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? प्राकृतिक न्याय होगा तभी तो अनुशासन चलेगा। तो अनुशासन में प्राकृतिक न्याय तो होना ही चाहिए, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अच्छा जी, फिर कौन सा कहता है, देखो निपुणता वाला पर्यवेक्षण अनुशासनहीनता के कारण से होता है। येलो साहब, अनुशासनहीनता से कोई निपुण होता है क्या? कभी नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ही कौन सा एक, और सुनो बच्चे, आपको जब युवराज शर्मा जी पढ़ाते थे तो उसमें आपको बताया था
कि कई बार जइया चाले आगला वही ही चाले पाछला, अपने राजस्थानी में कह रखा है बेटा। क्या मतलब कि अनुशासित कर्मचारी जो है ना, और जो स्वयं अनुशासित कर्मचारी है, जो अपने आप अनुशासन होते हैं, उससे दूसरे लोग बताओ मोटिवेट होते या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं यार। अरे भाई जैसे मान लो घटना के सारे पात्र वास्तविक हैं, मैं एक विद्यालय में कार्य करता हूं, अब मान लीजिए क्या है कि वहां मैं स्वयं टाइम से तभी पहुंचूंगा जब प्रिंसिपल टाइम से आएगी। मान लो प्रिंसिपल लेट आ रही है तो मैं टाइम से पहुंचूंगा क्या? कभी नहीं पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका अनुशासन देख करके स्वयं मोटिवेट हूँ, और यार प्रिंसिपल खड़ी भाई चालो टाइम से, क्यों? वो तो टाइम से आ ही रही है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अनुशासित कर्मचारी और स्वयं अनुशासित कामगार मोटिवेट होते हैं। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बुक्स में ऐसे कैसे था भी, और इस तरह का हमारे पास में कोई मुश्किल काम नहीं था। अब ये सिंपल सा सवाल है, एज इट इज बुक में था। डगलस मैकग्रेगर ने लाल स्टोव छूने और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करने के बीच में अनुरूपता सुझाई थी। सीधी सी बात है, वो ये कहता है कि भाई देखो, जैसे गर्म स्टोव हो, अगर उसको अगर अपन हाथ से छू लेते तो हाथ जल जाएगा। वैसे ही कहते हैं कि अनुशासन के नियमों का अगर हम लगातार उल्लंघन करेंगे तो उस संगठन को कहीं ना कहीं नकारात्मकता भुगतनी पड़ेगी। तो ठीक है, एक सिंपल सा सवाल था, इसका कोई बहुत ज्यादा अपने को टेक्निकल चीज इसमें समझने जैसी है नहीं। डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत है, आपको याद रखना था और इसमें आंसर में लिखना था। आलसी उद्यमी वे होते हैं, नाम पर ही पता चल रहा है, जो किसके, यार आलसी कौन होते हैं? जो दूसरे के परिश्रम पर टिके होते हैं, है ना। अब सरकार के नवाचार और विचारों पर टिके रहते हैं, दूसरों की जीत पर, वातावरण के घटकों पर। भाई देखो सुनो, आलसी वे होते हैं जो दूसरों के परिश्रम पर टिके रहते हैं, ये मान के चलो, साफ साफ पता चल रहा है। लेबर ऑफ द अदर, दूसरे लेबर करते हैं, इंतजार करते हैं कि वो लेबर करे, मैं उसका फायदा उठा लूं, बस ये इसका बेसिक ऑब्जेक्ट होता है। तो हालांकि इस तरह का जो सवाल है, उद्यमियों के जो टाइप्स पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, उस उद्यमियों के टाइप्स में इस आलसी उद्यमी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, तब अपन इसको और फोकस करेंगे। अब क्या कहता है देखो 38 में, उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज बोता है, उद्यमी निरंतर। अब देखो फिर एंटरप्रेन्योरशिप से आपको दो सवाल मिल गए। एंटरप्रेन्योरशिप का एक पहले वो सवाल हो गया, एक दूसरा सवाल हो गया। उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज बोते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है कि यार बिजनेस का जो डेवलपमेंट है बेसिकली किसके द्वारा होता है? उद्यमियों के द्वारा ही होता है। यार एंटरप्रेन्योर तो लेकर के आते हैं हमेशा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेकिन उसमें एक बात और कहता है, क्या कि निरंतर रूप से सृष्टि नहीं करते। ये गलत बात है। ये गलत बात कैसे है कि भाई देखो, कहीं ना कहीं जो है ना उस निरंतरता तो रहती है, आप जीतना उसकी आदत होती है। हालांकि एक बात सुनना, अगर सिर्फ ये पूछे ना कि उद्यमी क्या लगातार कोई कार्य करता, तो हमें जवाब नहीं में देना होता है। लेकिन उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि करते हैं। उपयोगिता वर्ड से यहां पर कोई जरूरी बात नहीं है कि वो डू नॉट क्रिएट वैल्यू, मतलब हर बार वो वैल्यू क्रिएट हो, कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार उद्यमी असफल हो जाते हैं ना यार, हर बार उद्यमी सफल होते हैं क्या? उद्यमिता तो का सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है। मतलब आप देखो, एक जगह आया था कि मुश्किल से 5-7% जो है ना, वही सफलता का प्रतिशत है। तो ये आपको इसमें समझना है। राइट आंसर इसमें था केवल ए सही है, ये इसका राइट आंसर दिया इन्होंने उद्यमी के लिए कि केवल ए सही है। चलिए फर्दर आगे क्या कहता है, व्यावसायिक वित्त के स्रोत का निर्धारण अधिकतम किफायती तरीके से करना क्या कहलाता है? बॉस, ये कहलाता है मैनेजमेंट का फाइनेंशियल वर्क। प्रबंध का कैसा कार्य है? वित्त का कार्य है। देखो भाई, प्रबंध का नियोजन एक एचआरपी होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है फाइनेंस से। प्रबंध द्वारा पूंजी का बजटीकरण, बजटीकरण एक अलग ही प्रोसेस है। कैपिटलाइजेशन है ना, कि पूंजी को किस तरीके से आप कैपिटलाइज करोगे, या पूंजी को किस तरह से आप बजटराइज करोगे। प्रबंध का निवेश, निवेश भी एक अलग चीज है। और सुनो, अगर मैं कहूं प्रबंध का वित्त कार्य, ये अपने आप में इन सबको ले रहा है, तो बेटर आंसर कौन सा हो गया? प्रबंध का वित्त कार्य। ये इसका वाइडर एरिया है बेटा, वित्त में सब चीजें आ गई यार, नियोजन भी आ गया, बजटीकरण भी आ गया, निवेश भी आ गया। तो आपको वो आंसर चुनना है जो सबको अपना एक साथ लेकर के चले। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रबंध का वित्त कार्य। इसके बाद फिर कहता है कीथ डेविस के अनुसार कौन सा संचार का अवरोध नहीं है? अब बेटा ये क्या है, दरअसल आपको याद ही रखना था। वैसे तो देखो सारे संचार के अवरोध हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को कीथ डेविस मानते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसके कारण से कुछ अटकाव आ जाए। कीथ डेविस ये मानते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी को तो सही करके और फटाफट से क्या किया जा सकता है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जा सकता है। तो कीथ डेविस मानते हैं कि भाई ये कोई बेसिक अवरोध नहीं है। इस तरह से मांग सिर्फ किसकी है? कीथ डेविस की है। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी अनुशासन का एक उद्देश्य है? यार गजब ही हो गया। अनुशासन जैसे छोटे टॉपिक से 3-3 सवाल पूछे, देखो इसने, गजब। मतलब वास्तव में उसका एरिया एक ही सवाल का है। अगर ये पेपर रैशनल बनाया जाता, रैशनल, तो एक ही सवाल का उसका इतना ही कंटेंट है कि एक सवाल आ जाए बस।
लेकिन मैंने बताया ना किसी भी टॉपिक से आरपीएससी है उसका नाम, वो कुछ भी कर सकता है, तो उस हिसाब से इसको देख रहा है। तो कौन सा है, तो देखो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी अनुशासन का उद्देश्य है। यार सारे ही उद्देश्य हैं, बताओ ना यार, कर्मचारी से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करवाएगा क्या? बिल्कुल करवाएगा भाई। कर्मचारी का उद्देश्य लक्ष्य को तो प्राप्त करना ही है, लक्ष्य तो मिलना ही चाहिए, उसका व्यवहार भी इंप्रूव होना चाहिए, औद्योगिक संबंध अच्छे होने चाहिए, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। प्रगतिशील तथा सुधारात्मक अनुशासन, अरे माय गॉड गजब, मतलब देखो इतनी मेहरबानी अनुशासन पर मुश्किल ही होती है कभी, है ना। देखो क्या कहता है, प्रगतिशील अथवा सुधारात्मक अनुशासन के तहत एक कर्मचारी को क्या बुक से उठाया गया एज इट इज सवाल। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको क्या देंगे, मौखिक चेतावनी, फिर भी नहीं सुधर रहा तो क्या देंगे, लिखित चेतावनी, फिर भी नहीं सुधर रहा तो उसको क्या करेंगे, निलंबन, और फिर भी नहीं दे रहा तो उसको परमानेंट क्या दे देंगे, छुट्टी। बोलो राइट आंसर कौन सा हुआ, एक। अब प्रश्न ये उपस्थित हुआ, बोला सर लिखित चेतावनी, निलंबन, जांच, छुट्टी गलत, मौखिक चेतावनी, निलंबन, लिखित चेतावनी, छुट्टी, ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या देते हैं, मौखिक चेतावनी, फिर नहीं सुधर रहा तो लिखित चेतावनी, फिर देता है तो निलंबन, उसके बाद में क्या करता है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज सबसे लास्ट प्रोसेस है, और टर्मिनेशन जो है, या यूं कह सकते हैं अपन के सस्पेंशन जो है, ये सेकेंडरी सिचुएशन है उसकी। तो सीधा सीधा था, बुक से उठाया गया सवाल था, और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद फिर आता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब लागू किया। बेटा देखो सवाल तो आसान था, पर क्या हुआ, गड़बड़ी की हिंदी इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन था उसमें प्रॉब्लम आया, उसके कारण से इसको सस्पेंशन में रखा गया और सभी को बोनस अंक दिए गए। सवाल क्या है, देखो हिंदी में तो क्या कहता है, परक्राम्य लिखित अधिनियम लागू किया गया। बेटा लागू तो किया गया था 1982 में, और आया कब था, 1981 में। अब देखो इंट्रोड्यूस वर्ड आ रहा है, दरअसल क्या है, एनफोर्स आता था ना इधर, तब तो राइट आंसर एक ही हो जाता, लेकिन इधर तो कह रहा है कि एनफोर्स और इधर कह रहा है इंट्रोड्यूस, क्योंकि सवाल में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसलिए फिर इसका बोनस अंक मिल गया। अगर वो हिंदी वाले को सही मानता तो राइट आंसर होता 1882, अगर वो इंग्लिश वाले को सही मानता तो राइट आंसर होता 1881। तो चलिए ये हमारा सीधा सवाल आंसर था। हम पहली लाइन में इसको अच्छे से पढ़ाते हैं और समझाते हैं। बुक में एज इट इज दिया हुआ है, सीधे सीधे उठाया हुआ क्वेश्चन है और राइट आंसर बनता था, पर कहीं ना कहीं क्योंकि हिंदी इंग्लिश का मिसप्रिंट हो गया इसलिए, और हमारे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे, हमारे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे। हिंदी वालों ने 100% इसमें राइट आंसर 82 लगाया था, लेकिन इसमें बोनस अंक मिलेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, फिर एक और सवाल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से क्या कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर शिकायत डिस्प्यूट कौन करता है, तीनों ही करते हैं बेटा। अभी अभी याद करो, आपको मैंने जब समझाया था तो डिस्ट्रिक्ट वाला, स्टेट वाला और नेशनल वाला तीनों बताए थे, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। वास्तव में देखो ये देखा जाए ना तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पूछा, उसको क्या करना चाहिए था, यहाँ दिखना चाहिए था स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ऑल ऑफ द अबव, तब तो राइट आंसर 100% ऑल ऑफ द अबव होता। अब बच्चों ने क्या समझा कि इसको कंफ्यूज हो गए, लेकिन इसका राइट आंसर इन्होंने दिया क्या है, उपरोक्त सभी। तो ठीक है, अपने को भी उपरोक्त सभी ही मानना है इसका। वास्तव में इसका आंसर होना इसी तरह से चाहिए था कि जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, लेकिन ठीक है, आरपीएससी के लिए हम यही कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात को तो हम भी रात ही कहेंगे। कहीं क्या है कि हमें उसी तरीके से फॉलो करना है। अगर फिर से सवाल आता है तो इसका यही आंसर अपने को मानना पड़ेगा। एक बैंकिंग व्यवसाय की साझेदारी संख्या, आप देखो कितना आउटडेटेड सवाल था यार, पर करें क्या। मैंने कहा ना कि आरपीएससी से आप कोई जिद बहस नहीं कर सकते, जो उन्होंने कह दिया बस वो ओके। क्या कहता है यार, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग को हटाए हुए साला काफी समय हो गया। अजी 2013 में कंपनीज एक्ट नया आ गया, तब से साला आपने बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का डिफरेंस पहले से हटा रखा था, लेकिन फिर भी इसमें पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर होगा 10। बेटा बैंकिंग वाले में 10 था और नॉन बैंकिंग वाले में 20 था, तो यहां इसने पूछा कि बैंकिंग कंपनी में साझेदारों की संख्या कितनी होती है, 10। याद करो बच्चों, कल ही जब युवराज शर्मा जी, अब जैसे जो बच्चे मान लीजिए मेरे फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद में समझ रहे हैं, तो मैंने उस दिन बताया था मेंबर की जो संख्या बताई थी पार्टनरशिप फर्म में, तो बताया था कि पुराने समय में 10 और 20 हुआ करते थे। फिर बताया आप कितने हैं, बोला 50 हैं। भविष्य में बढ़ा के कहां तक कर सकते हो, बोला भविष्य में बढ़ा करके 100 तक कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं है। अभी कितनी है, 50। तो ये सब मैंने आपको बताया था बच्चे अच्छे से। और राइट आंसर इसका कोई भी जना एक ही शॉट में उड़ा देगा, और मेरी बुक में एज इट इज ये सवाल था, तो ठीक है आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। कौन सा नैतिक दर्शन लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए अच्छा करना चाहता है। यार बेसिकली देखो, ये कहीं ना कहीं बीओ का जो टॉपिक है ना, व्यवसाय और उसकी नैतिक शास्त्र, एथिक्स, उसमें से उठाया गया है। उपयोगितावाद इसका सीधा सा आंसर है, यूटिलिटेरियन, कि सबके लिए उसकी उपयोगिता हो, कोई भी चीज जो है सबके लिए उपयोगी हो।
उस पर फोकस किया गया उपयोगितावाद। ठीक है जी। व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की अवधारणा किस कारण से है? तो भाई देखो यार, CSR, बिजनेस और CSR वाला जो टॉपिक है उससे बना हुआ सवाल है ये। युवराज शर्मा जी जब आपको पढ़ाते हैं तो वहां पर इन तीनों को अच्छे से करते हैं कि पेशेवर प्रबंधन, नवीन सामाजिक चेतना, कानूनी विधान और स्वयं के अस्तित्व का संरक्षण, इन चारों के लिए जरूरी है। तो राइट आंसर होगा ये सभी। देखो क्या कहता है यार, आजकल जितने भी MBA BBA जो पढ़ करके आते हैं ना, उसको पढ़ाते समय ही हम क्या सिखा देते हैं कि भैया तुम जहां भी नौकरी करोगे उनसे क्या करवाना, CSR। आज हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो समाज इतना चेत गया है कि जो CSR कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट खरीदना ज्यादा अच्छा पसंद करता है। आज जैसे मान लीजिए यार, एक बुक आती है, आपको अच्छे से ध्यान होगा, क्लासमेट का एक बुक आता है। क्लासमेट वाला जो नोटबुक आता है उस पर साफ साफ लिखा होता है कि हम हमारी कमाई का इतना % गरीबों पे खर्च कर रहे हैं। तो यार हम भी बाजार सोचते हैं कि यार चलो रे यार बढ़िया, अपना क्लासमेट वाला ही ले लो, 2 रुपए ज्यादा जरूर ले रहा है लेकिन कम से कम इस पैसे का सदुपयोग तो करेगा। तो सामाजिक चेतना आ गई। कानूनी विधान, यार CSR अब लॉफुल बन गया बच्चों कि इतना % CSR करना जरूरी है, तो अगर आपने नहीं करा तो आप मारे जाओगे। तो कानूनी विधान भी हो गया। और यार एक बात बताओ, आप हमेशा खुद खा करके जिंदा रहोगे या खाओ और खिलाओ पर जिंदा रहोगे? खाओ और खिलाओ का सिद्धांत है, तो स्वयं के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हुआ गाइस। और ये हम हमारे नोट्स में देते हैं और साथ ही साथ हमारी बुक में भी ये इन्वॉल्व था। सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त साझेदार पर देयता की जिम्मेदारी बनी रहती है। अब ये सलाह वही वाला सवाल है जो आज ही पढ़ाया युवराज शर्मा जी ने। आज बोले तो जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने एज इट इज पढ़ाया कि कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है और वो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अरे भाई कोई भी एक्टिव पार्टनर, देखो जब तक कुछ नहीं बोला ना तो पार्टनर को हमेशा कैसा मानना है, एक्टिव पार्टनर। तो साफ साफ कहता है कि कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से तो उसे क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तो वो लाइबल माना जाएगा। बिल्कुल सीधा सा सवाल था, सभी बच्चों ने एक ही शॉट में पढ़ते राइट आंसर कर दिया था। हमारी बुक में ऐसे कैसे दिया हुआ भी है। चलिए अब 2 सवाल और बचे। एक सवाल क्या कहता है, कौन सा कथन विनिमय पत्र से संबद्ध है ना। अब ये वाले सवाल में बच्चा बड़ा कंफ्यूज हुआ। और देखो वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 3-4 सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें से एक ही सवाल पूछा गया। कोई बात नहीं, आपको ध्यान से समझना है। बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक तो अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, ये मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाते समय लिखाता हूं, पहली लाइन ही यही होती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 3 लाइनें बोलता हूं बेटा, ध्यान समझना। अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, प्रोमिजरी नोट, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, बिल ऑफ एक्सचेंज, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे टू एनीवन। देखो अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे टू द बैंक तो चेक हो जाएगा, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे टू एनीवन तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, और अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे तो नेगोशिएबल प्रोमिजरी नोट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जब हम बाद में इसको और पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा बच्चे। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे इसका राइट आंसर है। तो अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे आ गया, इसका मतलब ये तो समझ आ गया आपको कि जिसमें भी 3 होगा ना वो राइट आंसर होगा, जिसमें भी 3 होगा। अब 3 2 जगह पे है, कहां कहां है देखो, एक तो इसमें 3 है और एक इसमें 3 है। अब कौन सा होगा, तो देखो बेटा बिल का जो ऑर्डरर होता है ना उसका दायित्व गौण और सशर्त होता है। सीधी सी बात है यार, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाला व्यक्ति जो होता है उसको एक्सेप्ट दूसरा करता है। तो जैसे वो बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्राइमरी लायबिलिटी पे करने की किसकी हो जाती है, एक्सेप्टर की हो जाती है। तो ड्रॉअर ऑफ द बिल की लायबिलिटी सेकेंडरी हो जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो गया, 2 और 3। और कौन सा गलत हो गया आपका गलत हो गया 1 और 3। तो राइट आंसर हुआ 2 और 3। एक लास्ट सवाल आया, एक पेशेवर धन प्रबंधक है जो समता पूंजी के पूल को जोखिम उठाकर निवेशों पर उच्च दर पर लाभ, ये सीधा सवाल था बेसिकली, कहां से आया, व्यवसायिक वित्त से पूछा गया सवाल है। एक सवाल पूछा है, इसका सीधा सा आंसर है कि देखो यहां साफ साफ जोखिम शब्द आ गया, तो जोखिम आते ही व्यक्ति को उद्यमी समझा जाना चाहिए और कैपिटल की बात कर रहा है इसलिए पूंजी समझ में आ जानी चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से ये पेपर आपको मैंने सॉल्व कराया। पेपर कोई बहुत डिफिकल्ट था नहीं, बस खाली आपको क्या है एक तरीके से इसको सॉल्व करना था, इसका एक सिस्टमैटिक प्लान फॉलो करना था, और कोई मुश्किल पेपर था नहीं। तो आपको क्या समझना है गाइस कि पेपर सॉल्यूशन आप सिस्टमैटिक तरीके से अगर करें तो कोई कारण नहीं है सेलेक्ट हो जाए, तो आप आराम से इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक जो पेपर है इसके बारे में एक जिस्ट बताया, 25 क्वेश्चंस को अपन ने डिस्कस किया। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं जो विगत न केवल आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के द्वारा दिए गए बल्कि विभिन्न एग्जामों में लिए गए, तो उनका सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। टिल देन नमस्कार।